सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका मुकेश कुमारी आप सभी के लिए एक नया अध्याय लेकर आई हूँ, तोतो चान का नया स्कूल। इसमें ये एक कैसा पार्ट है बच्चों, ये कहानी जापान की है, जापान देश की है और इनकी जो लेखिका है वो कौन है मैं आपको बताऊंगी। इनकी लेखिका तेत्सुको कुरोयानागी है। यह पुस्तक जापान में प्रकाशित की गई थी और बेहद लोकप्रिय हुई। बहुत लोकप्रिय हुई। तेत्सुको कुरोयानागी द्वारा लिखित यह एक संस्मरणात्मक पुस्तक है। आप सभी को मैंने पहले भी बताया है कि संस्मरण क्या होता है, किसी की याद में लिखा जाता है। कोई कविता या कोई घटना या कोई बात हमें याद रह जाती है, उसके बारे में लिखना, जिसमें वह अपने बचपन के स्कूल टोक्यो के बारे में बताती है, जहां वह शिक्षा के एक नए आयाम से अवगत हुई। इसका हिंदी में अनुवाद पूर्व याज्ञिक कुशवाहा ने किया था। ठीक है, ये वहाँ की जापानी भाषा में लिखी गई कहानी थी और इनका हिंदी अनुवाद किसने किया था? पूर्व याज्ञिक कुशवाहा ने। बहुत ही अनोखी कहानी है, बहुत ही प्यारी कहानी है, बहुत सुंदर कहानी है। तो इस कहानी को हम पढ़ेंगे। तोतो चान अपने नए स्कूल में जाती है और उसका पहले दिन का क्या अनुभव होता है उसके बारे में वो इस कहानी में बताया गया है। चलिए बच्चों, हम पढ़ते हैं। जब तोतो चान ने नए स्कूल का नया गेट खोला तो वह ठिठक गई। ठिठकना क्या होता है? रुक जाना, सहसा, अचानक से रुक जाना। वो एकदम से रुक गई। अब तक जिस स्कूल में वह जाती रही थी उसका गेट सीमेंट के 2 बड़े खंभों का बना हुआ था और गेट पर बड़े अक्षरों में स्कूल का नाम लिखा था। पहले जिस स्कूल में वो पढ़ती थी वो स्कूल का गेट कैसे बना हुआ था? सीमेंट के 2 बड़े खंभों से बना हुआ था। पर स्कूल का गेट तो पेड़ के 2 तनों का था। यहाँ पर इस नए स्कूल में उसको कुछ नया देखने को मिला। क्या मिला वो नया देखने को? स्कूल का गेट जो कि पेड़ के 2 तनों का था, उस पर टहनियाँ और पत्ते भी थे। अरे यह गेट तो बढ़ रहा है, मतलब बहुत ऊंचा जा रहा है, लगातार निरंतर बढ़ रहा है। तोतो चान ने कहा यह बढ़ता जाएगा और एक दिन शायद टेलीफोन के खंभे से भी ऊंचा जाएगा। इसमें तोतो चान बड़े ही आश्चर्य से कह रही है वो किसके साथ आई है? आप यहाँ देख सकते हैं, वो अपनी मम्मा के साथ आई है, अपनी माँ के साथ आई है। तो उन्हीं को वह क्या कहती है कि यह तो बढ़ता जाएगा और एक दिन शायद टेलीफोन के खंभे से भी ऊंचा चला जाएगा। गेट के ये 2 खंभे असल में पेड़ ही थे जिनकी जड़ें भी मौजूद थी। कुछ और पास पहुँचने पर तोतो चान ने अपनी गर्दन टेढ़ी कर स्कूल का नाम पढ़ना चाहा। टहनी पर टंगी नाम की तख्ती भी हवा में टेढ़ी हो गई थी। टहनी पर एक तख्ती टंगी हुई थी जो कि हवा में टेढ़ी हो गई थी। उसने क्या पढ़ना शुरू किया? तो मो ए गा कु एन, मतलब इसका मतलब ये जापानी भाषा है। तो इसमें बच्चों उसने जो तोतो चान थी उसने स्कूल का नाम पढ़ा और तोतो चान माँ से यह पूछना चाहती थी कि तोमोए का मतलब क्या होता है। ये जापानी भाषा है। तभी अचानक उसे एक चीज़ दिखी और उसे लगा कि वह सपना देख रही है। कुछ क्या देख लिया? अब आपको भी आश्चर्य होगा कि उसने ऐसा क्या देख लिया कि उसकी आंखें खुली रह गई और उसे लगा कि वह एक सपना देख रही है। वह बैठ गई ताकि वह झाड़ियों के बीच से अच्छी तरह से देख पाए। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। मतलब इतना क्या आश्चर्य देख लिया उसने। चलिए पढ़ते हैं आगे। माँ, क्या यह सचमुच की रेलगाड़ी है? उसने देखा कि वहाँ पर रेलगाड़ी खड़ी है। देखो वहाँ स्कूल के मैदान में, मतलब हम भी कोई आश्चर्य वाली चीज़ देखते हैं तो हम भी कहते हैं ना कि मामा देखो देखो वो क्या है, देखो देखो वो कैसे कर रहा है। तो उसी तरह से तोतो चान भी अपनी माँ से कह रही है, देखो वहाँ स्कूल के मैदान में क्या देख लिया? रेलगाड़ी देख ली।
स्कूल के कमरों की जगह रेलगाड़ी के 6 बेकार डिब्बे काम में लाए जाते थे। उसके नए स्कूल में क्या हो रहा था कि रेलगाड़ी के 6 बेकार डिब्बे काम में लाए गए थे। तो चांद को लगा ऐसा तो सपनों में ही होता होगा, रेलगाड़ी में स्कूल, मतलब उसको लगा कि सिर्फ सपनों में ही रेलगाड़ी में स्कूल लगता होगा, असल ज़िंदगी में नहीं। परंतु वहाँ क्या था कि सचमुच में ही स्कूल रेलगाड़ी के डिब्बों में लगा हुआ था। डिब्बों की खिड़कियाँ सूरज की प्रातःकालीन धूप में चमक रही थी, लेकिन झाड़ियों के बीच में झांकती गुलाबी गालों वाली एक नन्ही लड़की की आंखें और भी अधिक चमक रही थी। मतलब क्या कर रही थी उसने। अब हम भी देखो बच्चों, कुछ नया देखते हैं तो हमारी आंखें चमक जाती हैं। हम किसी भी नई चीज़ को देखकर अचानक से मतलब हमें लगता है कि हम पता नहीं कहाँ आ गए हैं, हमने क्या देख लिया ऐसा, तो हमारी आंखें चमकने लग जाती। उसी तरह से गुलाबी गालों वाली जो लड़की थी तो चान उसकी भी आंखें चमक रही थी। क्षण भर बाद ही तो चान खुशी से चिल्लाई और रेलगाड़ी के डिब्बे की ओर भागी। भागते भागते मुड़कर ही माँ से कहा, आओ जल्दी करो, बिना हिले डुले खड़ी इस गाड़ी में हम झट से चढ़ जाते हैं। उसको लगा कि जैसे रेलगाड़ी रुकी हुई है और वो अपनी माँ से कहती है कि माँ चलो हम इस रेलगाड़ी में बैठ जाते हैं। वो भागने लग जाती है। माँ चौंकी और उसके पीछे दौड़ी। माँ भी कभी बास्केटबॉल की खिलाड़ी रह चुकी थी। बास्केटबॉल बच्चों आप सभी को कोई ना कोई खेल पसंद है, और यहाँ पर जो तो चान की माँ थी वो कभी बास्केटबॉल की खिलाड़ी रह चुकी थी, इसीलिए वे तो चान से भी तेज भागी। ठीक डिब्बे के दरवाजे के बाहर उन्होंने तो चान की फ्रॉक का सिरा पकड़ लिया। क्या कर लिया उन्होंने? सिरा पकड़ लिया। तुम अभी अंदर नहीं जा सकती, माँ ने उसे रोकते हुए कहा। माँ क्या कहती है कि बेटा अभी तुम अंदर नहीं जा सकते, ये कक्षाएं हैं और तुम तो स्कूल में अभी दाखिल तक नहीं हुई हो। दाखिल होने का मतलब क्या होता है कि प्रवेश करना या स्कूल में एडमिशन ले लेना, उसी को यहाँ पर दाखिल कहा गया है। अगर सचमुच इस ट्रेन में चढ़ना चाहती हो तो तुम्हें हेडमास्टर जी के सामने कायदे से पेश आना होगा। अब हम उनसे मिलने जाएंगे, सब कुछ ठीक रहा तो तुम इस स्कूल में पढ़ने आ सकोगी, समझी? उनकी माँ ने क्या किया? गुस्सा भी किया, क्योंकि वो ऐसी हरकतें कर रही थी कि भाग रही थी यहाँ से वहाँ, क्योंकि वो एक स्कूल था, स्कूल में डिसिप्लिन से रहना होता है, अनुशासन से रहना होता है। तो उसकी माँ उसको समझा भी रही थी और डांट भी रही थी कि अगर सब कुछ कायदा, यहाँ पर जो कायदा लिखा गया है वो कायदा, देखो बेटा यहाँ पर कायदे का अर्थ होता है कानून। यहाँ मतलब यहाँ पर अगर तुम कायदे से रही, कानून से रही, समझ से रही तो हेडमास्टर जी के सामने तुम्हें अच्छे से पेश आना होगा, और अच्छे से अगर सब कुछ अच्छा रहेगा तभी आपका एडमिशन इस स्कूल में हो सकेगा। तो चांद को तुरंत ट्रेन में न चढ़ पाने का दुख तो हुआ, पर उसे लगा कि जैसा माँ कहती है वैसा करना ही शायद अच्छा हो। हम यहाँ पर देखो तो चांद को गुस्सा भी आया, लेकिन उसने अपनी मम्मा की बात मान ली। उसी तरह से आप सभी भी अपनी मम्मा की बात माननी चाहिए, क्योंकि माँ हमेशा, माता पिता जो हमारे होते हैं वो हमेशा हमारे अच्छे के लिए करते हैं, हमें अच्छे समझाते हैं। अगर हम किसी भी बुरी चीज़ की छाया में पड़ते हैं या बुरी चीज़ की संगत में पड़ते हैं तो वो हमें डांटते हैं, उनका डांटना जायज़ होता है। ठीक है, उसने कहा, यह स्कूल मुझे बहुत अच्छा लगा। अब यहाँ पर क्या कर रही है तो चान अपनी माँ से बता रही कि मुझे ये स्कूल अच्छा लगा। रेलगाड़ी के सभी डिब्बों में शांति थी। दिन की पहली कक्षा शुरू हो चुकी थी। स्कूल के चारों ओर दीवार की जगह पेड़ थे। देखो बच्चों, आप कल्पना कर सकते हो कि वो स्कूल कितना सुंदर, कितना अच्छा रहा होगा। हम पढ़ते हैं, हमारे चारों तरफ दीवारें ही दीवारें होती हैं, और ये स्कूल कैसा है कि यहाँ पर पेड़ ही पेड़ दिखाई दे रहे हैं, और रेलगाड़ी के अंदर स्कूल कक्षाएं चल रही हैं, और चारों तरफ एक ऐसा प्राकृतिक वातावरण है, इतना अच्छा प्राकृतिक वातावरण है कि जहाँ पर पढ़ने का अपना ही अच्छा अनुभव होगा और जहाँ पर परम शांति मिलेगी हमें।
साथ ही पौधों की क्यारियाँ थी जो लाल पीले फूलों से सजी हुई थी। वहाँ पर कैसे फूल थे? लाल पीले। हेडमास्टर जी का दफ्तर रेलगाड़ी के डिब्बे में नहीं था। चलो, इनका दफ्तर अलग था। वह दाहिने हाथ की ओर एक मंजिले भवन में था। दाहिना हाथ कौन सा होता है? आप सभी को पता होना चाहिए कि जो दाहिना हाथ होता है वो हमारा, हम जिस हाथ से खाना खाते हैं और अन्य कार्य करते हैं, इस चीज़ को सीधा हाथ बोला जाता है, वो हमारा दाहिना हाथ होता है। उसके दाहिने हाथ की ओर एक मंजिले भवन में था। वहाँ पहुँचने के लिए 7 अर्धगोलाकार पठार की सीढ़ियाँ चढ़नी होती थी। बेटा, अर्धगोलाकार का मतलब होता है कि आधा गोला, मतलब आधे गोले के आकार की वहाँ पर सीढ़ियाँ थी जिन पर चढ़ना था और उसके हेडमास्टर के ऑफिस में पहुँचना था। तो चांद माँ से अपना हाथ छुड़ाकर भागकर सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। अचानक वह रुकी और मुड़ी, इतनी अचानक कि माँ से टकराती टकराती बची। वही बच्चों वाली हरकत। तो चांद चहक रही थी अपने नए स्कूल को देखकर। अपने हेडमास्टर से मिलने के लिए भी बहुत बेताब थी। क्या हुआ? माँ ने पूछा। मन में भय था कि तो चांद ने स्कूल के बारे में अपना विचार न बदल लिया हो। सबसे ऊपरी सीढ़ी पर खड़ी तो चांद गंभीरता से फुसफुसाई, जिनसे हम मिलने जा रहे हैं जरूर वे स्टेशन मास्टर होंगे। यहाँ पर क्या कह रही है? वो क्या कह रही है कि जो मतलब उसके बाल मन में एक बात आई कि यहाँ पर अगर ट्रेन है, यहाँ पर अगर रेलगाड़ी है, तो यहाँ का हेडमास्टर क्यों हुआ? वो तो स्कूल में होता है और यहाँ पर तो ट्रेन खड़ी है, तो उसका मालिक तो कौन हुआ? स्टेशन मास्टर हुआ। माँ धीरज से बोली। धीरज क्या होता है बेटा? धैर्य, धीरज, सहन करने की शक्ति। माँ धीरज से बोली, धीरज वाली थी, साथ ही उन्हें मजाक करना भी आता था। वे झुकी अपना चेहरा तो चांद के चेहरे के पास ले गई और फुसफुसाई। क्यों? मतलब हम नहीं पूछते, अगर हमें किसी चीज़ पे डाउट हो और मम्मी पापा के साथ हम कहीं गए हों तो अचानक से कान की तरफ उनका जाते हैं और पूछते हैं कि क्यों। उसी तरह उसकी मम्मा भी फुसफुसाई कि क्यों। तो चांद ने धीरे से कहा, तुमने कहा था कि वे हेडमास्टर हैं, पर अगर वे इतनी सारी रेलगाड़ी के डिब्बों के मालिक हैं तो स्टेशन मास्टर हुए ना। एक यहाँ पर हम देखें कि हमें भी हंसी आई, तो चांद की माँ को कितनी हंसी आई होगी और वो उनके बाल मन पर वो गदगद हुई होंगी कि देखो मेरी बेटी क्या समझ रही है। माँ को मानना पड़ रहा था कि रेलगाड़ी के डिब्बों में स्कूल चलाना कुछ अनूठी बात थी। अनूठी का मतलब क्या होता है? अनोखी। पर फिलहाल समझाने का समय नहीं था। माँ ने सिर्फ इतना ही कहा, तुम उनसे ही क्यों नहीं पूछ लेती? पर तुम अपने पिता के बारे में क्यों सोचती हो? क्या सोचती हो? उनके पास ढेरों वायलिन हैं, पर इससे अपना घर वायलिन की दुकान तो नहीं बन जाता? नहीं, मतलब यहाँ पर तो जान कहती है, मतलब तो चांद की माँ ने यह बात तो चांद को समझाने के लिए बताई। हाँ, दुकान तो नहीं बन जाता अपना घर। तो चांद ने माँ का हाथ थामते हुए सहमति जताई। सहमति का अर्थ क्या होता है? मतलब समान विचार, कि हाँ माँ, मैं मानती हूँ कि हमारा घर वायलिन की दुकान नहीं होगा क्योंकि हमारे पास बहुत सारे वायलिन हैं। तो इसी तरह वो यहाँ पर समझ गई होगी कि यहाँ पर अगर रेलगाड़ी है तो रेलगाड़ी को सिर्फ स्कूल की कक्षाओं के रूप में, स्कूल के कमरों के रूप में इस्तेमाल किया गया है। यहाँ का जो हेडमास्टर है वो हेडमास्टर ही है, स्टेशन मास्टर नहीं। तो ये एक बहुत ही प्यारी कविता थी, मज़ेदार कविता थी और उत्सुकता इसमें तो चांद की देखने को मिली। अगर हम भी कहीं कभी नई जगह पर जाते हैं या हमारे लिए कोई नया स्कूल चुना जाता है, तो जब भी हम अपने माता पिता के साथ नए स्कूल में जाते हैं तो शायद हमें बहुत सारी उत्सुकता होगी, बहुत सारी जानने की इच्छा होगी कि ये ऐसा क्यों है, हमारे उस स्कूल में कैसा था, इसमें नया है, इसमें ये है, उसमें वो था। मतलब बहुत सारे प्रश्न भी हमारे दिमाग में उठते हैं। वही तो चांद की दिमाग में उठ रहे थे। बहुत ही अच्छी और प्यारी कहानी थी। चलिए बच्चों, इसका अभ्यास बहुत अच्छा है, आप करोगे तब आपको अभ्यास करने में भी बहुत मज़ा आने वाला है। और यहाँ पर शब्दों का पिटारा करेंगे, हम लिंग के बारे में जानेंगे, लिंग क्या होते हैं। चलिए बच्चों, लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग।
जिस शब्द से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। स्त्री और पुरुष का मतलब आप समझते हो, स्त्री लड़की या लड़का, आदमी या औरत, मतलब हमें लिंग के बारे में पता लगता है, जिससे पुरुष या स्त्री होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जो पुरुष जाति का बोध कराए उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे लड़का, आदमी, मोर। और स्त्रीलिंग किसे कहेंगे? जो स्त्री जाति का बोध कराए उसे स्त्रीलिंग कहेंगे, जैसे लड़की, औरत, मोरनी। ठीक है, यहाँ पर क्या है, हमारे अभ्यास है बहुत अच्छा। दिए गए पुल्लिंग शब्दों का स्त्रीलिंग शब्द लिखिए। राजा का रानी आएगा, कवि का कवयित्री, मालिक मालकिन, गाय का बैल आएगा, बेटा बेटी, सुनार सुनारिन। चलिए बच्चों, अब इसमें वचन देख रहे हैं हम। वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। जैसे एक तो हमें पता लगे कि एक पेंसिल है और एक कई पेंसिलें हों, एक किताब कई किताबें हों, तो इसी तरह से यहाँ पर वचन के दो प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन एक संख्या के लिए प्रयोग होता है और बहुवचन एक से अधिक संख्या के लिए। बच्चा, बच्चे का बहुवचन क्या आएगा? बच्चे। गमला, गमला का क्या बहुवचन आएगा? गमले। मिठाई, मिठाइयाँ। कहानी, कहानियाँ। मछली, मछलियाँ। लड़की, लड़कियाँ। तो बच्चों, हमने पिछले अध्याय में विशेषण किया था, अब हम करेंगे विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक में गुण से ही पता लग रहा है, जिसमें गुण का बोध हो। जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था, स्थिति, स्वभाव, दशा, दिशा, स्पर्श, गंध, स्वाद आदि का बोध कराएं, उन्हें क्या कहेंगे? गुणवाचक विशेषण कहेंगे। गुणवाचक विशेषणों के उदाहरण कौन से हैं? अच्छा, सुंदर, गीला, रोगी, छोटा, कठोर, कोमल, काला, गोरा, खट्टा, नमकीन, सुगंधित, ये सभी क्या है? गुण है। तो इसमें गुणवाचक विशेषण होगा। परिमाणवाचक, परिमाण का मतलब परिमाण, मात्रा, अपने विशेषों की निश्चित या अनिश्चित मात्रा का बोध कराए। विशेष आपको बताया गया था कि संख्या और सर्वनाम की विशेषता बताई जाए, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? विशेष्य कहते हैं। जिस संख्या या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए। इसी तरह कहा गया है, जो अपने विशेषों की निश्चित या अनिश्चित मात्रा का बोध कराए। जैसे 1 किलो दाल, 2 मीटर कपड़ा, कुछ पैसे, थोड़ी नमकीन। अभी चलते हैं संख्यावाचक। संख्या से ही संबंध हो गया, संख्या से ही पता लग गया। संख्या संबंधी विशेषता बताने वाले शब्दों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। 3 कलम, 4 किताब, सैकड़ों छात्र, अनेक बालक। तो बच्चों, इसमें हमें संख्या का ज्ञान होता है, तो ये संख्यावाचक विशेषण हुआ। सर्वनामिक विशेषण, वे सर्वनाम शब्द जो संख्या शब्द से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं। वे सर्वनाम शब्द जो संख्या शब्द से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं। जैसे यह लड़का, उस दीवार, कैसा घर, यह पुस्तक, यह किताब। इस तरह से जो यह शब्द हो रहा है, यह शब्द है, मतलब जो संज्ञा शब्द से पहले आकर उसकी विशेषता बता रहे हैं, वो क्या कहलाएंगे? सार्वनामिक विशेषण। बच्चों, आपको विशेषण के बारे में पता लग गया, विशेषण के भेदों के बारे में पता लग गया। आपको ये अभ्यास करना है, अच्छे से करना है। और अगर फिर भी आपको समझ नहीं आता है तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं किसी भी वक्त। विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए तोतो चांद के स्कूल के बारे में 100 शब्दों का एक अनुच्छेद लिखें। इसमें क्या प्रयोग करना है हमें? विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए तोतो चांद के स्कूल के बारे में। जैसे तोतो चांद का स्कूल बहुत सुंदर था, उसके स्कूल में सुंदर सुंदर पेड़ पौधे लगे हुए थे, उसके स्कूल के हेडमास्टर बहुत अच्छे थे। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें इसमें क्या प्रयोग करना है? हमें विशेषणों का प्रयोग करना है और उसके द्वारा ही हमें एक 100 शब्दों का एक अनुच्छेद तैयार करना है। बच्चों, हम सभी ने ये पाठ किया, बहुत अच्छे से
इसको समझा। अगर फिर भी आपको समझ ना आया हो, आपको कहीं कमी लगी हो, तो फिर भी आप मुझे व्यक्तिगत तौर पर संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।